नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव हमारे YouTube चैनल स्टार क्लासेस पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लासों में कोशिका के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज दोस्तों आपके लिए नया पॉइंट लेकर आया हूं, डीएनए और आरएनए। इसके बारे में आज चर्चा करते हैं कि डीएनए और आरएनए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसका कार्य क्या होता है, इससे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, डीएनए और आरएनए ये न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में पाए जाते हैं। कि डीएनए और आरएनए होता है जो एक न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में पाया जाता है, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी खोज न्यूक्लिक एसिड की खोज सबसे पहले फ्रेडरिक मिशन ने की थी। फ्रेडरिक मिशन ने न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी। ठीक है, वो किस में की थी? मवाद कोशिका में की थी। मवाद कोशिका में फ्रेडरिक मिशन ने मवाद कोशिका में न्यूक्लिक एसिड की खोज की। फर्स्ट सेल्स में मवाद कोशिका में खोजने के कारण फ्रेडरिक मिशन ने क्या नाम दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। ठीक है दोस्तों, अब न्यूक्लिन क्या होता है? डीएनए होता है और क्या होता है? आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए होता है। ठीक है दोस्तों, आज दोस्तों डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे कि डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कि डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इसी प्रकार आरएनए क्या होता है? कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। कि आरएनए क्या होता है? कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इसी प्रकार की डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। ये शुगर हो गई। कि शुगर कौन सी? डीऑक्सीराइबोज शर्करा हो गई। ये शर्करा हो गई डीएनए में। और आरएनए में क्या शर्करा हो गई? आरएनए में राइबोज शर्करा हो गई। आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? राइबोज शर्करा होती है। इसी प्रकार डीएनए कैसा होता है? डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। कि डबल स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि द्विरज्जुकी या द्विकुंडलित। इसी प्रकार आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, मतलब कि एकल रज्जुकी या एकल कुंडलित होता है। कि डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। इसी प्रकार आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड का मतलब द्विरज्जुकी या द्विरज्जुकी या द्विकुंडलित। इसी प्रकार आरएनए कैसा होता है? एकल रज्जुकी या एकल कुंडलित होता है। हमने दोस्तों अब क्या चर्चा की है कि अभी की न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड की खोज सबसे पहले फ्रेडरिक मिशन ने की। किसमें की? मवाद कोशिका में की। मवाद कोशिका में खोजने के कारण इसको न्यूक्लिक नाम दिया। और न्यूक्लिक की डीएनए और आरएनए होता है। ठीक है, कि डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इसी प्रकार आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज शर्करा पाई जाती है। अब डीएनए कैसा होता है? डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। दोस्तों, एक लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, वो किस प्रकार था? कि लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन था किस प्रकार था कि हमने अभी पढ़ा कि डीएनए होता है कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, द्विकुंडलित होता है। कि डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। और अपवाद के रूप में कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है। कि अपवाद के रूप में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है। एकल रज्जु की डीएनए भी होता है। तो किस किस में होता है? एकल रज्जु की डीएनए किस किस में होता है? एक तो मैं बात करूँ कि पोलियोमो वायरस में होता है। दूसरा कहाँ होता है? 5174 में होता है। तीसरा कहाँ होता है? S13E में होता है। ये S13E में होता है। 5174 में होता है।
और पोलियोमो वायरस में होता है। कि डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किस किस में होता है? पोलियोमो वायरस में, 5174 में, S13E में होता है। इसी प्रकार आरएनए, आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। अभी हमने पढ़ा कि आरएनए कैसा होता है? एकल कुंडलित होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी बताया कि आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो अपवाद के रूप में आरएनए भी कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ये आरएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। वो किस किस में पाया जाता है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए किस किस में पाया जाता है? फर्स्ट रियो वायरस में पाया जाता है, रियो वायरस में पाया जाता है, T2 वायरस में पाया जाता है, T4 वायरस में पाया जाता है, T6 वायरस में पाया जाता है। ये वायरस ही है सभी। ठीक है दोस्तों, कि हमने भी पढ़ा कि डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन अपवाद के रूप में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है। किस किस में होता है? पोलियोमो वायरस में, 5174 में, और S13E में होता है। और आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो वो किस किस में होता है? कि अपवाद के रूप में ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है। वो किस किस में होता है? रियो वायरस में, T2 वायरस में, T4 वायरस में और T6 वायरस में होता है। तो किस प्रकार आया था लेबस स्टैंड में कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए में क्या करा रहा था? सुमिलित करा रहा था, मतलब कि मिलान करा रहा था, उनका मिलान करा रहा था। इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। दोस्तों हमने इतना पढ़ लिया, आगे बात चर्चा करते हैं कि डीएनए की किस किस में पाया जाता है और किस किस में नहीं पाया जाता। कि आदिकाल में पहले क्या होता था कि आरएनए को क्या आनुवंशिक पदार्थ बोला जाता था। कि आनुवंशिक पदार्थ क्या था? आरएनए को कहा जाता था। फिर क्या हुआ कि साइंस में क्या हुई? प्रगति हुई। प्रगति होने के बाद क्या हुआ कि डीएनए को क्या था? आनुवंशिक पदार्थ। तो क्या मैंने बताया कि आदिकाल में आरएनए होता था। ठीक है, तो आरएनए को क्या कहा जाता था? आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता था। जेनेटिक मटेरियल किसको कहा जाता था? आरएनए को कहा जाता था। अब क्या होता है कि जंतुओं में, या जंतुओं की बात करूं या मैं पादपों की बात करूं, जंतुओं की बात करूं या पादपों की बात करूं, कि एनिमल्स की बात करूं या मैं प्लांट्स की बात करूं, कि सभी में क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका में क्या होता है? केंद्रक होता है। और केंद्रक में क्या होता है? डीएनए और आरएनए होता है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जंतु और पादपों में क्या होता है? कि डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। कि जंतुओं या पादपों में डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। तो डीएनए किसका कार्य करेगा? आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। कि अब पहले के ज़माने में तो आनुवंशिक पदार्थ आरएनए था, और अब की साइंस में प्रगति करने के बाद डीएनए को क्या आनुवंशिक पदार्थ कहा गया। कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, आरएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। और जंतुओं पादपों में डीएनए भी होता है और आरएनए होता है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। एक वायरस होता है, वायरस विषाणु, वायरस को विषाणु कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें यदि डीएनए होगा, तो क्या होगा? डीएनए वायरस कहलाएगा। यदि डीएनए होगा तो क्या कहलाएगा? डीएनए वायरस कहलाएगा। कि विषाणु में डीएनए होगा तो क्या? डीएनए वायरस कहलाएगा। यदि यहाँ आरएनए होगा तो क्या कहलाएगा? आरएनए वायरस कहलाएगा। आरएनए वायरस कहलाएगा। मतलब कि विषाणु में डीएनए होगा तो डीएनए वायरस कहलाएगा, यदि आरएनए होगा तो आरएनए वायरस कहलाएगा। मतलब कि मैंने अभी यहाँ पे बोला कि जंतु और पादपों में डीएनए होता है और आरएनए होता है। विषाणु में क्या होता है? यदि डीएनए होगा तो वो डीएनए वायरस कहलाएगा, यदि आरएनए होगा तो वो क्या कहलाएगा? आरएनए वायरस कहलाएगा। तो डीएनए में, इनकी डीएनए वायरस में डीएनए होगा तो किसका कार्य करेगा? ये डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करेगा। आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करेगा। ठीक है, और इस आरएनए वायरस में यदि आरएनए होगा तो ये कार्य किसका करेगा? ये आरएनए वायरस आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करेगा। आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करेगा। ठीक है, कि आरएनए होगा तो आनुवंशिक पदार्थ का कार्य कौन करेगा? आरएनए करेगा। डीएनए वायरस में यदि डीएनए होगा तो आनुवंशिक पदार्थ का कार्य कौन करेगा? डीएनए करेगा। ये विषाणु में होती है ऐसी प्रक्रिया।
तो मैं बात करूं कि यदि आरएनए वायरस की वजह से क्या होता है कि पादपों में क्या होते हैं, बीमारियां होती है, रोग उत्पन्न होते हैं, कि आरएनए वायरस की वजह से, इस आरएनए वायरस की वजह से पादपों में क्या होती है, पादपों में रोग उत्पन्न होते हैं, पादपों में रोग उत्पन्न होते हैं इस आरएनए वायरस की वजह से। और डीएनए वायरस की वजह से क्या होते हैं, जंतुओं में रोग होते हैं, जंतुओं में रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कि डीएनए वायरस से जंतुओं में रोग होते हैं और आरएनए वायरस से पादपों में रोग होते हैं। ठीक है, तो आरएनए वायरस के कुछ अपवाद हैं जो कि मनुष्य में भी रोग होते हैं, कि आरएनए वायरस के कुछ अपवाद हैं जो कि मनुष्य में होते हैं। वो कौन से हैं, जैसे कि मैं बात करूं कि अपवाद के रूप में, कि अपवाद तो क्या, कि इनकी वजह से, कि आरएनए वायरस की वजह से भी मनुष्य में रोग होता है। तो पादपों में रोग तो आरएनए वायरस के, आरएनए वायरस कर रहा है, तो मनुष्य में भी करता है आरएनए वायरस। कौन कौन सा, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। दूसरी बात करूँ कि पोलियो वायरस हो गया, पोलियो वायरस हो गया। तीसरी बात करूँ कि एचआईवी वायरस हो गया, एचआईवी वायरस हो गया। कोविड-19 हो गया, कोविड-19 हो गया। इसी प्रकार पेचिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। ये आरएनए वायरस की वजह से क्या होते हैं कि मनुष्य में रोग होते हैं। तो रोग कौन से, एचआईवी वायरस, उनकी एचआईवी वायरस तो आरएनए वायरस हो गया। इससे रोग कौन सा होता है, एचआईवी वायरस से एड्स होता है। इससे कौन सा रोग होता है, एड्स रोग होता है। कोविड-19 से क्या होता है, कोरोना वायरस होता है, कोरोना वायरस होता है। ठीक है, और इन्फ्लुएंजा वायरस से क्या होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस किससे होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से कौन सा रोग होता है, स्वाइन फ्लू रोग होता है, स्वाइन फ्लू रोग होता है। और इससे इन्फ्लुएंजा वायरस को फ्लू भी कहा जाता है, और इससे कौन सा रोग होता है, स्वाइन फ्लू रोग होता है। और पोलियो वायरस से कौन सा रोग होता है, पोलियो रोग होता है। और इस इन्फ्लुएंजा वायरस का दूसरा नाम है H1 और N1, H1 और N1 इन्फ्लुएंजा वायरस का दूसरा नाम है। मैं एक बार इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मैंने बताया कि जंतु और पादपों में डीएनए होता है और आरएनए होता है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य नहीं करता है। इसी प्रकार विषाणु होता है, विषाणु में डीएनए भी होगा, तो डीएनए होगा तो डीएनए वायरस का कार्य करेगा। तो डीएनए वायरस में डीएनए होगा तो आनुवंशिक पदार्थ का कार्य कौन करेगा, डीएनए करेगा। इसी प्रकार यदि विषाणु में आरएनए होगा तो आरएनए वायरस का कार्य करेगा। इस आरएनए वायरस में आरएनए है तो आनुवंशिक पदार्थ का कार्य कौन करेगा, आरएनए करेगा। ठीक है, इतनी बात बता दी। आरएनए वायरस से कौन सा रोग, आरएनए वायरस से पादपों में रोग उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार जंतुओं में रोग डीएनए वायरस की वजह से होते हैं। इस आरएनए वायरस की वजह से मनुष्य में भी रोग होते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। इन्फ्लुएंजा वायरस से कौन सा रोग होता है, स्वाइन फ्लू होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस का दूसरा नाम है H1N1 होता है। इसी प्रकार पोलियो वायरस हो गया। पोलियो वायरस से पोलियो रोग होता है जो कि बच्चों में होता है। और एक एचआईवी वायरस, इनकी आरएनए वायरस का एक एचआईवी वायरस हो गया, मनुष्य में रोग होता है। इससे कौन सा, एड्स रोग होता है। एक हो गया कोविड-19, इससे कौन सा रोग होता है, कोरोना वायरस होता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात कर ली। मैं आगे बात करूँ कि डीएनए कैसा होता है, कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, कि डीएनए कैसा होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। कि डीएनए कैसा होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है या चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। कि डीएनए कैसा होता है, कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। तो यहाँ पे पॉली आ गया। पॉली का मतलब क्या होता है, पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है, बहुलक। और बहुलक किसे कहा जाता है, बहुलक किसे कहा जाता है कि एक ही प्रकार की, मतलब एक ही प्रकार की एकलक इकाइयाँ मिलकर जिस संरचना का निर्माण करती है
उसे बहुलक कहा जाता है, कि जिस इनकी बहुलक का निर्माण कि एक ही प्रकार की संरचनाओं से होगा, कि एक ही प्रकार की इकाई होगी और जिस संरचना का निर्माण करेगी वह एकलक इकाइयाँ, उसको क्या कहा जाएगा, बहुलक कहा जाएगा। तो इसमें क्या हो गया कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के जिस संरचना का निर्माण कर देते हैं उसे क्या कहा जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए कैसा होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, कि चेन का मतलब श्रृंखला, कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, डीएनए है, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड का निर्माण मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कि न्यूक्लियोटाइड इसका निर्माण किस संरचना से हुआ, इस संरचना का निर्माण 3 संरचनाओं से हुआ है। इसका निर्माण 3 संरचनाओं से हुआ है, जैसे कि फर्स्ट संरचना है शर्करा, दूसरी है नाइट्रोजनी क्षारक, और तीसरा समूह है फास्फेट समूह से होता है। मतलब कि न्यूक्लियोटाइड का निर्माण शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फेट समूह से होता है। और शर्करा कैसी होती है, शर्करा पेंटोज शर्करा होती है, पेंटोज शर्करा का मतलब 5 कार्बन युक्त होती है, ठीक है दोस्तों। अब शर्करा होती है कि मैंने बताया था कि डीएनए होता है, डीएनए में कौन सी शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है, और आरएनए में कौन सी शर्करा होती है, राइबो शर्करा होती है। तो डीएनए में कौन सी शर्करा थी, डीएनए में और आरएनए, डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा थी, और आरएनए में कौन सी शर्करा थी, राइबो शर्करा थी, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब मैं आगे बात करता हूँ कि डीऑक्सीराइबो शर्करा थी तो ये कैसी थी, 5 कार्बन युक्त थी। तो राइबो शर्करा भी कैसी थी, 5 कार्बन युक्त थी। तो डीएनए में और आरएनए में क्या अंतर हो गया, कि डीएनए में और आरएनए में क्या अंतर होता है, कि इसमें क्या होता है कि इसमें 5 कार्बन होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे संरचना का निर्माण करता हूँ, ये 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये पहला। इस दूसरे कार्बन पर क्या होता है कि ऑक्सीजन परमाणु होती है, तो ऑक्सीजन परमाणु की कमी होती है। डीएनए में क्या होता है कि इस दूसरे कार्बन परमाणु पर ऑक्सीजन परमाणु की क्या होती है, कमी होती है। मतलब डीएनए में क्या होता है कि दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन की कमी होती है, कि डीएनए में क्या होता है कि दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन की कमी होती है। और राइबोज में क्या होता है कि राइबोज भी 5 कार्बन युक्त होती है। कैसे कि C5H10 और O6O5, मतलब कि इसमें तो 5 कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन 10 होती है, ऑक्सीजन 10 होते हैं, ऑक्सीजन 5 होते हैं। तो इसमें क्या डीएनए में एक ऑक्सीजन की कमी होती है और राइबोज में एक ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। मतलब कि इसमें O4 होता है, C5H10 O4 होता है, और इसमें C5H10 O5 होता है। मतलब इसमें ऑक्सीजन परमाणु की कमी नहीं रहती है और डीएनए में एक ऑक्सीजन परमाणु की कमी होती है, ठीक है। हमने यहाँ पे शर्करा पढ़ ली। अब नाइट्रोजनी क्षारक की बात करूँ कि नाइट्रोजनी क्षारक 2 प्रकार की होती है। नाइट्रोजनी क्षारक 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्यूरिन क्षारक होती है, दूसरी क्षारक होती है पिरिमिडीन क्षारक होती है, पिरिमिडीन क्षारक होती है। ये भी क्षारक हो गई। ये प्यूरिन क्षारक भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है एडिनिन, एडिनिन को ए से दर्शाते हैं, और दूसरी होती है गवानिन, गवानिन को जी से दर्शाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब पिरिमिडीन भी 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है दोस्तों पिरिमिडीन की। एक तो साइटोसिन, इसको सी से दर्शाते हैं। दूसरी होती है थाइमिन, इसको टी से दर्शाते हैं। और तीसरी होती है यूरेसिल, इसको यू से दर्शाते हैं, ठीक है। कि
नाइट्रोजन क्षारक दो प्रकार की होती है। एक होती है प्यूरिन होती है, दूसरी होती है पिरिमिडिन क्षारक होती है। प्यूरिन क्षारक भी दो प्रकार की होती है, एडिनिन और गवानिन। पिरिमिडिन क्षारक 3 प्रकार की होती है, एक हो गई साइटोसिन, दूसरी हो गई थायमिन और तीसरी हो गई यूरेसिल। तो डीएनए और आरएनए में क्षारक पाई जाती है। तो मतलब कि डीएनए का निर्माण भी नाइट्रोजनी क्षारक से होता है, तो आरएनए का निर्माण भी नाइट्रोजनी क्षारकों से होता है। तो यहाँ पे डीएनए ले लिया मैंने एक, यहाँ पे आरएनए। तो डीएनए में कौन सी क्षारक पाई जाती है और आरएनए में कौन सी क्षारक पाई जाती है? डीएनए में एडेनिन क्षारक पाई जाती है, गवानिन क्षारक पाई जाती है, साइटोसिन और थायमिन पाई जाती है। साइटोसिन और थायमिन क्षारक पाई जाती है। और आरएनए में कौन सी क्षारक पाई जाती है? एडिनिन, गवानिन और साइटोसिन और यूरेसिल। मतलब थायमिन की जगह, इस थायमिन की जगह आरएनए में क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। बस इतना सा अंतर है। और क्षारक होती है समान होती है, जैसे कि एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन। एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन, ये तीनों क्षारक इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन थायमिन की जगह यहाँ पर क्या आ गई? यूरेसिल आ गई। ठीक है, ये हो गया हमारा नाइट्रोजन क्षारक। अब फास्फेट समूह की बात करूँ, फास्फेट समूह कैसा होता है? H3PO4 के रूप में होता है। H3PO4 का मतलब कि फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, इतना हमने पढ़ लिया कि एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण 3 संरचनाओं से होता है। शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और फास्फेट समूह से होता है। शर्करा पेंटो शर्करा होती है, 5 कार्बन युक्त होती है, जो कि डीएनए में पाई जाती है और आरएनए में पाई जाती है। डीएनए में डीऑक्सी शर्करा होती है, आरएनए में राइबो शर्करा होती है। ये 5 कार्बन युक्त होती है, डीऑक्सी शर्करा, और राइबो शर्करा भी 5 कार्बन युक्त होती है। इसमें क्या होता है कि डीएनए में कि दूसरे कार्बन परमाणु पर एक ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है, और आरएनए में एक ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। इसी प्रकार नाइट्रोजन क्षारक 2 प्रकार की होती है, एक प्यूरिन होती है, एक पिरिमिडिन होती है। प्यूरिन क्षारक 2 प्रकार की होती है, एडिनिन, गवानिन होती है, और पिरिमिडिन 3 प्रकार की होती है, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल होती है। और डीएनए में और आरएनए में क्षारक पाई जाती है। डीएनए में कौन सी क्षारक पाई जाती है? एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायमिन पाई जाती है, और आरएनए में एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन और यूरेसिल क्षारक पाई जाती है। ठीक है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इस न्यूक्लियोटाइड में ये शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक है, ये शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक है। इसको दोनों को मिलाकर के एक नाम दिया गया है, उसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसाइड। साइड में यहाँ पे तो न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे साइड है कि शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक जिस संरचना का निर्माण करती है उसे न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। कि इस न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किस से होता है? शर्करा से और नाइट्रोजनी क्षारक से। तो दोनों का नाम क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड हो गया। तो हम न्यूक्लियोटाइड को कैसे दर्शा सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट समूह मिलकर के न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर सकते हैं। मतलब कि न्यूक्लियोटाइड का निर्माण न्यूक्लियोसाइड से और फास्फेट समूह से होता है। इतना हमने पढ़ लिया कि डीएनए कैसा होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। अब आगे बात करते हैं डीएनए के बारे में कि डीएनए की हम आणविक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। डीएनए की संरचना के बारे में कि द्विकुंडलित संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? द्विकुंडलित। इसके बारे में अध्ययन करते हैं। डीएनए की कौन सी संरचना? द्विकुंडलित संरचना। द्विकुंडलित संरचना या आणविक संरचना, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल किसने दिया? सबसे पहले वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। वाटसन एवं क्रिक ने क्या दिया था? द्विकुंडलित मॉडल दिया था। कब दिया था? 1853 में दिया। और वाटसन एवं क्रिक को कब मिला पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार मिला। वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार 1953 है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे 1962 में इसको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ था
कि वाटसन एवं क्रिक को डीएनए की द्विकुंडली संरचना का अध्ययन करने के कारण कि नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो वाटसन एवं क्रिक ने क्या बताया डीएनए की संरचना के बारे में कि डीएनए कैसा होता है, प्रति समानांतर होता है, प्रति समानांतर होता है। ठीक है, कि डीएनए कैसे होता है, प्रति समानांतर, मतलब रिवर्स होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है, रिवर्स होता है, पैरेलल होता है, कि प्रति समानांतर होता है। कि डीएनए कैसे होता है, प्रति समानांतर। कैसे, कि मैं एक संरचना का निर्माण करता हूँ, कि डीएनए की एक संरचना है, ओके, कैसी है, द्विकुंडलित है, मतलब आपस में गुथी हुई है, कि दो संरचनाएं हैं, द्विकुंडलित है और प्रति समानांतर। किसने बताया, वाटसन एवं क्रिक ने बताया कि डीएनए कैसा होता है कि प्रति समानांतर होता है, कि समांतर तो है, मतलब इसकी संरचना, इसकी एकलक इकाइयाँ समान तो है, लेकिन कैसी है, प्रति है, विपरीत भी है। विपरीत का मतलब यदि इसका 5 डेज सिरा होगा, ये 5 डेज सिरा होगा, तो ये सिरा कौन सा होगा, 3 डेज होगा। दोस्तों ये 5 डेज हो गया तो ये कौन सा सिरा होगा, 3 डेज। ये 3 डेज हो गया तो ये सिरा कौन सा होगा, 5 डेज होगा। तो वाटसन एवं क्रिक ने क्या बताया कि डीएनए प्रति समानांतर होता है, एक दूसरे की रिवर्स होता है, कि यदि एक सिरा 5 डेज होगा तो दूसरा सिरा 3 डेज होगा। ठीक है, इतनी बात बताई। और इसमें क्या होते हैं कि ये कुंडलन होते हैं, इस प्रकार ये के कुंडलन हो गए। इन कुंडलनों में क्या होती है, नाइट्रोजनिक क्षारक होती है। क्या, नाइट्रोजनिक क्षारक होती है। हमने अभी पढ़ा कि नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन सी, जैसे कि एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये क्षारक होती है। ठीक है, तो एडेनिन और थायमिन और साइटोसिन और ग्वानिन ऐसी इस प्रकार क्षारक होती है। एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ रही है, एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ रही है, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ रही है। तो एडेनिन और थायमिन के मध्य हमेशा डबल बंध बनता है, डबल बंध बनता है। तो डबल बंध बन रहा है कि एडेनिन और थायमिन के मध्य, और साइटोसिन और ग्वानिन के मध्य 3 बंध बन रहे, तो ये कौन सी होगी, ट्रिपल बंध हो गया। ठीक है, तो एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ेगी और साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ेगी, मतलब कि प्यूरिन क्षारक पिरिमिडीन क्षारक से जुड़ेगी, जिसमें से एडेनिन और थायमिन के मध्य डबल बंध बनता है और साइटोसिन और ग्वानिन के मध्य ट्रिपल बंध बनता है। और एडेनिन और थायमिन के मध्य ये बंध बन रहा है, ये बंध कौन सा है, हाइड्रोजन बंध। ये बंध कौन सा है, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध। ठीक है दोस्तों, इतनी बात बता दी मैंने। और मैंने बताया था कि डीएनए कैसे होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, कि मतलब कि डीएनए का निर्माण किसके द्वारा होगा, न्यूक्लियोटाइडों से होगा। तो इस डीएनए पर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, मतलब कि संरचना पर कैसे है, न्यूक्लियोटाइड ही न्यूक्लियोटाइड है। तो सामने भी न्यूक्लियोटाइड होंगे, प्रति समानांतर हो गए एक दूसरे के। ठीक है, तो बहुत सारे इस प्रकार बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइडों के मध्य की दूरी, दो न्यूक्लियोटाइडों के मध्य की दूरी या दो नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य की दूरी कितनी हो गई, 3.4 एंगस्ट्रॉम हो गई। एंगस्ट्रॉम 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। दो न्यूक्लियोटाइडों की मध्य की दूरी या दो नाइट्रोजन क्षारकों की मध्य की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये दो न्यूक्लियोटाइडों के मध्य कि दो न्यूक्लियोटाइडों के मध्य, दो न्यूक्लियोटाइडों के मध्य, ये दो न्यूक्लियोटाइड हो गए, एक न्यूक्लियोटाइड ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इन दो न्यूक्लियोटाइडों के मध्य बंध कौन सा होता है, फास्फोडाइस्टर बंध होता है। फास्फोडाइएस्टर बंध होता है कि दो न्यूक्लियोटाइडों के मध्य कौन सा बंध होता है, फास्फोडाइस्टर बंध होता है। और दो न्यूक्लियोटाइडों के मध्य की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और दो नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य बंध बनता है, वो कौन सा बंध बनता है, हाइड्रोजन बंध बनता है। इतना पढ़ लिया। यहाँ पे ये एक कुंडलन हो गया, ये कुंडलन हो गया, ये दूसरा कुंडलन हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे कुंडलन होते हैं डीएनए में। तो एक कुंडलन में 10 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। इस प्रकार एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ेगा, थायमिन एडेनिन के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, मतलब कि आगे पीछे होते रहते हैं, इनका क्रम कभी भी फिक्स नहीं होता नाइट्रोजन क्षारकों का। साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ गया, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ गया और एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ रहा है। ओके दोस्तों यहाँ पे मैंने एक बात बताना चाहता हूँ कि डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारक होती है कुंडलनों में, इनका क्रम कभी फिक्स नहीं होता है।
इनका क्रम कभी फिक्स नहीं होता है, समान नहीं होता है। यदि सभी नाइट्रोजनी क्षारकों का यदि क्रम सही हो जाएगा, यानी कि समान हो जाएगा, तो सभी मनुष्य का क्या डीएनए क्या समान हो जाएगा। तो सभी मनुष्य का डीएनए क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इस प्रकार ये इस कारण डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम समान नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड हो गए और यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड होते हैं पेयर्स के रूप में होते हैं। न्यूक्लियोटाइड कैसे होते हैं, पेयर्स के रूप में होते हैं, मतलब कि जोड़ी के रूप में होते हैं। जैसे कि 10 जोड़ी, मतलब 10 जोड़ी होती है न्यूक्लियोटाइडों की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जोड़ी के रूप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। न्यूक्लियोटाइडों की संख्या कितनी होती है, एक कुंडलन में 10 होती है। कि न्यूक्लियोटाइडों की संख्या कितनी होती है, 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक कुंडलन में। न्यूक्लियोटाइडों की संख्या कितनी होती है, एक कुंडलन में 10 होती है। ठीक है, और किस रूप में होते हैं, जोड़ी के रूप में होते हैं। और किस रूप में होते हैं, जोड़ी के रूप में, पेयर्स के रूप में होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी बताया कि दो न्यूक्लियोटाइडों के मध्य की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो 10 न्यूक्लियोटाइडों के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी, 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। कि दो न्यूक्लियोटाइडों के मध्य की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, और 10 न्यूक्लियोटाइडों के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी, 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। ठीक है, तो एक कुंडलन की लंबाई कितनी हो गई, एक कुंडलन की लंबाई कितनी हो गई, 34 एंगस्ट्रॉम हो गई। एक कुंडलन की लंबाई कितनी हो गई, 34 एंगस्ट्रॉम हो गई। ठीक है, और इनकी एक कुंडलन का व्यास कितना होता है, कि एक कुंडलन का व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है, कि 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इतनी बात बता दी। मैं इसके बारे में दोबारा चर्चा करता हूँ कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, द्विकुंडलित संरचना का मॉडल सबसे पहले वाटसन एवं क्रिक ने दिया। कब दिया, 1953 में दिया, और इसको नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला, 1962 में मिला। वाटसन एवं क्रिक ने क्या बताया डीएनए के बारे में, कि डीएनए कैसा होता है, प्रति समानांतर होता है, एक दूसरे के रिवर्स होता है, विपरीत होता है। किस प्रकार कि यदि एक सिरा 5 डेज होगा तो दूसरा सिरा 3 डेज होगा। यदि ये 5 डेज है तो ये 3 डेज होगा। यदि ये 3 डेज है तो ये क्या होगा, 5 डेज है। ठीक है, इतनी बात बता दी मैंने। अब ये कुंडलन हो गए इस प्रकार डीएनए में, और कुंडलनों में क्या हो गई, ये क्षारक हो गई कि एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ रही है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ रही है। कि एडेनिन थायमिन के साथ डबल बंध के साथ, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बंध के साथ जुड़ रही है। और इन क्षारकों के मध्य जो बंध बनता है, जो हाइड्रोजन बंध होता है, और दो न्यूक्लियोटाइडों के मध्य जो बंध बनता है वो फास्फोडाइस्टर बंध होता है। दो न्यूक्लियोटाइडों की मध्य की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और डीएनए में एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं जोड़ी के रूप में। तो यदि दो न्यूक्लियोटाइडों के मध्य की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम है, तो 10 न्यूक्लियोटाइडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। इतना पढ़ लिया। अब इसके बारे में आगे चर्चा करता हूँ कि डीएनए में, इनके एक डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, कि न्यूक्लियोटाइडों की संख्या कितनी होती है। अभी तक डीएनए की आणविक संरचना के बारे में अध्ययन कर रहा हूँ, इसके बारे में बता रहा हूँ कि मैंने बताया कि न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं कि एक डीएनए में मतलब कि कोशिका होगी, कोशिका में केंद्रक होगा, केंद्रक में डीएनए भी होगा और आरएनए भी होगा। तो एक कोशिका के अंदर डीएनए होगा, तो डीएनए किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना होता है। तो डीएनए, इनकी एक डीएनए में न्यूक्लियोटाइडों की संख्या कितनी होगी, न्यूक्लियोटाइडों की संख्या कितनी होती है, कि एक डीएनए में न्यूक्लियोटाइडों की संख्या कितनी होती है, एक डीएनए में 6.6 × 10⁹ मीटर होती है। ठीक है, कि एक डीएनए में न्यूक्लियोटाइडों की संख्या 6.6 × 10⁹ मीटर होती है। ठीक है, और अभी हमने क्या पता कि दो न्यूक्लियोटाइडों के मध्य की दूरी, दो न्यूक्लियोटाइडों के मध्य की दूरी कितनी होती है, दो न्यूक्लियोटाइडों की मध्य की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, इतनी बात पड़ी। और एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, कि एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, 10⁻⁻10
मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, कि एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। ठीक है, तो यदि हम डीएनए की संख्या काटें, यहाँ हमारे पास न्यूक्लियोटाइडों की संख्या दे रखी है और 2 न्यूक्लियोटाइडों के मध्य की दूरी दे रखी है, तो हम डीएनए की लंबाई निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे कि न्यूक्लियोटाइडों की संख्या कितनी होती है डीएनए में, 6.6 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। ठीक है दोस्तों, और 2 न्यूक्लियोटाइडों की मध्य की दूरी कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं एंगस्ट्रॉम का मान लिख सकता हूँ। एंगस्ट्रॉम का मान कितना हो गया, 10 की पावर माइनस 10 मीटर हो गया। ठीक है, तो यदि इसको मैं हल करता हूँ, इसको मैं यदि हल करता हूँ तो 2.2 मीटर निकल के आती है, 2.2 मीटर निकल के आती है क्या, लंबाई। तो एक डीएनए की लंबाई कितनी होती है, एक डीएनए की लंबाई कितनी होती है, 2.2 मीटर होती है। ठीक है दोस्तों, कि एक डीएनए की लंबाई कितनी होती है, 2.2 मीटर होती है। इतना पढ़ लिया कि एक कोशिका के अंदर डीएनए होगा और डीएनए की लंबाई कितनी होगी, 2.2 मीटर होगी। ठीक है, अब मैं आगे बात करूं कि कोशिकाएं होती हैं मनुष्य के शरीर में, क्या कोशिकाएं होती है, उनकी संख्या कितनी होती है, लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती है। तो इसको अनुमान के आधार पर बताया जाता है कि मनुष्य के शरीर में 10 की पावर 14 बिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं, 10 की पावर 14 बिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ठीक है, तो कोशिका एक ही मनुष्य के शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं, अनुमान के आधार पर 10 की पावर 14 बिलियन कोशिकाएं बताई जाती है। और हर कोशिका में क्या होगा, डीएनए होगा, और डीएनए की लंबाई क्या यहाँ पे कितनी आ गई, 2.2 मीटर आ गई। तो यदि इस कोशिकाओं से इस डीएनए को मैं मल्टीपल करूँ 2.2 मीटर, तो ये बहुत मान आ जाएगा कि मतलब 10 की पावर 14 बिलियन बहुत ज़्यादा मान होता है, बहुत ज़्यादा मान होता है। तो यदि इस डीएनए को यहाँ से मैं ऐड करूँ तो बहुत ज़्यादा मान आ जाएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मनुष्य के शरीर से इस 10 की पावर 14 बिलियन कोशिकाओं को यदि मैं इन कोशिकाओं में से यदि मैं डीएनए को निकाल दूँ, इन कोशिकाओं में पाए जाने वाली यदि इस डीएनए को निकाल दिया जाऊँ और इसको मैं एक जगह जोड़ दिया जाऊँ इस लंबाई को, तो ऐसा बताया जाता है कि यदि हम ब्रह्मांड के यदि 7 से 8 चक्कर लगा दें, इनकी 7 से 8 चक्कर लगा दे, इस डीएनए को लपेट दे, फिर भी कम नहीं पड़ेगा। कि डीएनए इतना लंबा होता है कि यदि हम ब्रह्मांड के 7 से 8 चक्कर भी लगा दे तो फिर भी कम नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात बता दी मैंने। दोस्तों अब आगे बात करते हैं कि और कहाँ कहाँ पाया जाता है, कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है डीएनए और जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। कि डीएनए होता है पादप कोशिका में, पादप कोशिका में तो कहाँ पाया जाता है और जंतु कोशिका में कहाँ पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में केंद्रक में पाया जाएगा, केंद्रक में पाया जाएगा। ठीक है, केंद्रक में तो मेन डीएनए हो गया। और कहाँ पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। ठीक है, तो मतलब पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, केंद्रक भी होता है और हरितलोक भी होता है। तो हरितलोक में भी पाया जाएगा डीएनए। ठीक है, कि पादप कोशिकाओं में डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और हरितलोक में पाया जाता है। ठीक है, तो केंद्रक में ये डीएनए होगा, केंद्रक में पादप कोशिका में ये डीएनए होगा, कैसा होगा, द्विकुंडलित होगा, मतलब कि रेखीय क्रम में होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलोक में डीएनए कैसा होगा, वर्तीय होगा। किस प्रकार, इस प्रकार वर्तीय, इस प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, कि कैसा हो गया, वर्तीय हो गया। वर्तीय को वर्तुल भी कह सकते हैं, वर्तुल। तो पादप कोशिकाओं में केंद्रक में डीएनए होता है, कि पादप कोशिका के केंद्रक में डीएनए होता है, वो कैसा होता है, रेखीय क्रम में होता है। और पादप कोशिका में इनकी माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलोक होता है, उसमें कैसा डीएनए होता है, वर्तीय, वर्तुल होता है। इसी प्रकार जंतु कोशिकाएं होती है, जंतु कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जंतु कोशिकाओं में भी केंद्रक होता है, मेन, इनकी मेन डीएनए कहाँ पाया जाएगा, केंद्रक में पाया जाएगा। और जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या, डीएनए पाया जाएगा। तो केंद्रक में भी डीएनए पाया जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाएगा। क्योंकि जंतु कोशिकाओं में हरितलोक तो होता नहीं, कि जंतु कोशिकाओं में हरितलोक तो होता नहीं। तो यहाँ पे मैं हरितलोक तो क्यों लिखूँ,
ठीक है दोस्तों, कि जंतु कोशिकाओं में भी डीएनए होता है, इनकी केंद्रक में और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। केंद्रक में भी कैसा होगा, रेखीय होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कैसा होगा, वर्तीय और वर्तुल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जीवाणु, जीवाणु में भी क्या होता है, डीएनए होता है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। किस प्रकार कि जीवाणु होता है, जीवाणु होता है, जीवाणु में मेन डीएनए तो होता ही है, पर्सनल डीएनए तो होता है, खुद का डीएनए तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा जीवाणु में डीएनए तो होता है, लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है, एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है, एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है। ठीक है दोस्तों, कि डीएनए, जीवाणु के अंदर डीएनए होता है, मेन डीएनए तो होता है, लेकिन इसके अलावा जो भी डीएनए बच गया उसको एक्स्ट्रा डीएनए कहा जाता है, और उसको क्या नाम से जाना जाता है, प्लाज्मिड, 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 प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक है, प्लाज्मिड कहा जाता है। तो ये प्लाज्मिड क्या होता है, वेक्टर होता है, वेक्टर का कार्य करता है। तो जीवाणु के अंदर भी क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। आगे बात करता हूँ कि डीएनए के बारे में लगभग सभी पॉइंट हो गए, और डीएनए की आज एक अंगुली छाप विधि के बारे में पढ़ते हैं, फिंगरप्रिंट के बारे में पढ़ते हैं कि अंगुली छाप विधि क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ कि डीएनए किस किस में पाया जाता है, डीएनए लगभग कोई भी जीव होगा सब में डीएनए पाया जाएगा। कोई भी कोशिका ले लो, कोई भी जीव ले लो, बाल ले लो, नाखून ले लो, स्पर्म ले लो, कुछ भी ले लो, डीएनए हर जगह रहता है, डीएनए हर जगह रहता है। कि जैसे कि मैं बात करूँ कि यहाँ पे मैंने हाथ रख दिया, यहाँ पे मेरा फिंगर रख गया, मतलब फिंगर छप गया यहाँ पे, तो यहाँ पे इस फिंगर से भी पता चला सकते हैं कि ये डीएनए किसका है, ये डीएनए किसका है। और ये डीएनए कभी ख़त्म नहीं होता है, यदि जब तक, कब तक ख़त्म नहीं होता है, जब तक कोई दूसरा इंसान उसको छू न ले, उसको स्पर्श न कर ले, तब तक डीएनए ख़त्म नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, कि डीएनए कभी ख़त्म नहीं होता है। ये यहाँ पे मेरा फिंगर कभी भी देखूँ, यानी इसका कभी भी मैं जांच करूँ तो ये यहाँ पे डीएनए पाया जाएगा। इसके बारे में आज चर्चा करते हैं कि अंगुली छाप विधि क्या होती है, कि डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अंगुली छाप विधि, अंगुली छाप विधि, डीएनए अंगुली छाप विधि या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जनक अंगुली छाप विधि का जनक एलेफ जेफ्रे को कहा जाता है, एलेफ जेफ्रे को कहा जाता है। ठीक है, कि अंगुली छाप विधि का जनक किसको कहा जाता है, एलेफ जेफ्रे को कहा जाता है। और भारत में जनक इसका, भारत में जनक कौन है, लालजी सिंह को कहा जाता है, डॉक्टर लालजी सिंह को कहा जाता है। कि भारत में जनक कौन है, लालजी सिंह को कहा जाता है। ठीक है, अब डीएनए की फिंगरप्रिंट के लिए क्या करते हैं कि डीएनए की मात्रा लेते हैं। तो डीएनए की मात्रा कितनी लेते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए डीएनए की मात्रा कितनी लेते हैं 1 माइक्रोग्राम लेते हैं, 1 माइक्रोग्राम लेते हैं। कि डीएनए की जांच के लिए, कि डीएनए की फिंगरप्रिंट के लिए 1 माइक्रोग्राम लेते हैं। इस 1 माइक्रोग्राम में 10,000 कोशिकाएं आ जाती है। कि इस 1 माइक्रोग्राम मात्रा में, डीएनए की 1 माइक्रोग्राम मात्रा में 10,000 कोशिकाएं आ जाती है, 10,000 कोशिकाओं का समूह आ जाता है, कोशिकाओं का समूह सम्मिलित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब इतनी बात बता दी मैंने। अब ठीक है, 1 माइक्रोग्राम मात्रा ले ली। अभी 1 माइक्रोग्राम में से 1 से 1.5% मात्रा, कि 1 से 1.5% मात्रा सभी मनुष्य में क्या होती है, समान होती है। कि सभी मनुष्य में क्या होती है, असमान होती है दोस्तों, असमान होती है, समान नहीं होती है, असमान होती है। कि डीएनए की ये मात्रा, कि 1 माइक्रोग्राम में से 1 से 1.5% डीएनए की मात्रा सभी मनुष्य में क्या होती है, असमान होती है। और जो बच गया, जो 58%, जो सभी मनुष्य में क्या होता है, समान होता है वो डीएनए। और ये 1 से 1.5% मात्रा ही होती है, असमान होती है, ये अलग होती है। और इस 1 से 1.5% मात्रा में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है,
प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है, संश्लेषण की क्रिया होती है। मतलब प्रोटीन का संश्लेषण ये 1 से 1.5% डीएनए ही करता है। ठीक है, अब इतनी मात्रा ले ली हमने। अब मात्रा लेने के बाद क्या होगा, उसका VNTR नंबरिंग किया जाएगा, उसका विशिष्टीकरण किया जाएगा। इस डीएनए का क्या किया जाएगा, विशिष्टीकरण किया जाएगा, विशिष्टीकरण किया जाएगा, विशिष्टीकरण किया जाएगा। अब विशिष्टीकरण करने के लिए क्या लिया जाता है, VNTR नंबरिंग किया जाता है, VNTR नंबरिंग किया जाता है कि इस डीएनए का क्या किया जाता है, VNTR नंबरिंग किया जाता है। अब VNTR नंबरिंग क्या होता है कि वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट होता है। तो VNTR क्या होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट होता है। इस VNTR को डीएनए फिंगरप्रिंट की कुंजी भी कहा जाता है। VNTR को डीएनए फिंगरप्रिंट की कुंजी भी कहा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट की कुंजी भी कहा जाता है VNTR को। ठीक है, अब VNTR नंबरिंग किया जाएगा किसका, इस डीएनए का, इस 1 से 1.5% डीएनए का VNTR किया जाएगा। अब VNTR करने के लिए क्या लिया जाता है, नाइट्रोसेल्यूलोज का एक पेपर लिया जाता है। कि मतलब कि VNTR नंबरिंग करने के लिए नाइट्रोसेल्यूलोज का एक पेपर लेते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज का एक पेपर लेते हैं। ठीक है, और उस पेपर पर ये डीएनए की मात्रा लेते हैं, 1 से 1.5% मात्रा लेते हैं, और उस पर क्या की जाती है, अक्स किरणें गिराई जाती है, अक्सरे गिराई जाती है। इस नाइट्रोसेल्यूलोज के पेपर पर इनकी इस डीएनए की इस मात्रा पर क्या अक्स किरणें गिराई जाती है। इस क्रिया को बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफ कहा जाता है, ऑटो रेडियोग्राफ कहा जाता है। कि मतलब कि डीएनए की इस मात्रा पर इनकी VNTR नंबरिंग करने के लिए नाइट्रोसेल्यूलोज का पेपर लेते हैं। नाइट्रोसेल्यूलोज के पेपर पर अक्स किरणें गिराई जाती है, उस क्रिया को ऑटो रेडियोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, और अभी यहाँ पे डीएनए की जांच हो जाएगी। यदि VNTR नंबर यदि समान निकल जाएगा, यदि कोई भी मनुष्य होगा, यदि उसका डीएनए टेस्ट यदि समान निकल जाएगा, VNTR नंबर यदि समान निकल जाएगा, तो व्यक्ति क्या दोषी पाया जाएगा, अपराध घोषित माना जाएगा। तो VNTR नंबर किसके लिए की जाती है, डीएनए टेस्ट के लिए की जाती है। ये ठीक है, इतनी बात हो गई। अब मैं इसके बारे में दोबारा चर्चा करता हूँ। एक बात और कि यहाँ इसका फॉरेंसिक लैब कहाँ है, कि डीएनए फिंगरप्रिंट का फॉरेंसिक लैब कहाँ है, फॉरेंसिक लैब कहाँ है, हैदराबाद में है, हैदराबाद में फॉरेंसिक लैब है। और इसका विश्लेषण केंद्र कहाँ है, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ कहाँ है, पंजाब में, चंडीगढ़ में। कि फॉरेंसिक लैब हैदराबाद में डीएनए फिंगरप्रिंट का, और विश्लेषण केंद्र कहाँ है, चंडीगढ़ में। ठीक है, अब इसके बारे में दोबारा रिपीट करता हूँ कि डीएनए अंगुली छाप विधि का जनक LF जेफरे को कहा जाता है। भारत में जनक इसका लालजी सिंह को कहा जाता है। और इस डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए डीएनए की मात्रा 1 माइक्रोग्राम ली जाती है। 1 माइक्रोग्राम में 10,000 कोशिकाएँ आती है। इस 1 माइक्रोग्राम में से 1 से 1.5% मात्रा सभी मनुष्य में इस डीएनए की ये मात्रा असमान होती है। मतलब कि ये असमान होती है, इस 1 से 1.5% मात्रा ये असमान होती है, वो सभी जो बच गई मात्रा समान होती है। और इस 1 से 1.5% मात्रा में ही प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। मतलब कि ये 1 से 1.5% मात्रा ही प्रोटीन का संश्लेषण करती है। ठीक है दोस्तों, अब मात्रा ले ली। मात्रा लेने के बाद क्या होता है, VNTR नंबरिंग किया जाता है। VNTR नंबरिंग किसको कहा जाता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट कहा जाता है। VNTR को अंगुली छाप विधि की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, VNTR नंबरिंग करने के लिए नाइट्रोसेल्यूलोज का पेपर लेते हैं, उस पर डीएनए की मात्रा लेते हैं, उस पर फिर क्या अक्स किरणें गिराई जाती है। अक्स किरणें गिराए जाने के कारण इसको ऑटो रेडियोग्राफी कहा जाता है। अब यहाँ पे फिर डीएनए की जांच हो जाएगी, डीएनए का टेस्ट हो जाएगा, और डीएनए का टेस्ट होने के बाद यदि VNTR नंबर यदि समान निकल जाएगा तो व्यक्ति क्या अपराध घोषित माना जाएगा। ये हो गया हमारा डीएनए हो गया।
दोस्तों एक बार हमारे भारत में तो क्या होता है कि डीएनए की फिंगरप्रिंट की जाती है। और एक बार क्या हुआ था अमेरिका में क्या हुआ था कि डीएनए से एक चेहरा तैयार कर लिया था, फेस तैयार कर लिया था। फेस इनकी चेहरे इनकी डीएनए से चेहरा तैयार कर लिया था। यहाँ पे तो फिंगर तैयार करते हैं डीएनए से। हम अमेरिका में क्या हुआ था, डीएनए से चेहरा तैयार कर लिया था। उसको डीएनए से चेहरे तैयार करने की विधि को इनकी फिनोटाइपिंग कहा जाता है। फिनोटाइपिंग कहा जाता है कि मतलब डीएनए से चेहरे तैयार करने की विधि को फिनोटाइपिंग कहा जाता है। ये क्या हुआ था कि ये रेप के केस में हो गया था, कोई रेप के केस में कि एक चेहरा तैयार कर लिया था, अपराध को जिनकी देख लिया था। दोस्तों अब ये हो गया हमारा डीएनए। अब बात करते हैं कि आरएनए के बारे में। आरएनए कैसा होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। आरएनए के बारे में अभी पढ़ा कि आरएनए कैसा होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें शर्करा कौन सी पाई जाती है आरएनए में, राइबोज शर्करा पाई जाती है जो कि 5 कार्बन युक्त होती है। और आरएनए कैसा होता है, एक कुंडलित होता है कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और आरएनए कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिकाओं माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लोक में नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और केंद्रक में। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता दोस्तों, ये ओनली केंद्रक में पाया जाता है और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आरएनए हो गया। अब आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में जैसे कि मैं बात करूँ, फर्स्ट mRNA, दूसरा हो गया rRNA, और तीसरा कौन सा हो गया, tRNA। किसे कहते हैं, mRNA मैसेंजर आरएनए हो गया, मैसेंजर आरएनए को संदेशवाहक आरएनए कहा जाता है, संदेशवाहक आरएनए कहा जाता है। rRNA राइबोसोमल आरएनए। ठीक है। अब tRNA क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए, मतलब स्थानांतरित आरएनए। इनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, कि आरएनए 3 प्रकार का होता है, संदेशवाहक आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और स्थानांतरित आरएनए। ये कार्य क्या करता है, ये दोस्तों 20 से 25% मात्रा में पाया जाता है, ये 80% मात्रा में पाया जाता है और ये 5 से 10% मात्रा में पाया जाता है। और ये संरचना में छोटा होता है और ये संख्या में छोटा होता है। संरचना में छोटा होता है, ये सबसे छोटा होता है। और जिसके बारे में mRNA के बारे में जैकब और मोनार्ड ने बताया था। mRNA के बारे में किसने बताया था, जैकब और मोनार्ड ने बताया था, जैकब एवं मोनार्ड ने बताया था। ठीक है दोस्तों, ये इतना हो गया। अब mRNA क्या करेगा कि अमीनो अम्लों को क्या करेगा, कोडित करेगा, मतलब अमीनो अम्लों को कोडित करेगा, अमीनो अम्लों को कोडित करेगा। ठीक है, मतलब कि कोशिका द्रव्य में जो भी कोई कोशिकांग है जिसको प्रोटीन की आवश्यकता है, जैसे कि कोशिकांग होते हैं कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, राइबोसोम हुआ, अंतःपर्दवी जालिका हुई, इन कोशिकांगों को क्या प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन किस रूप में, प्रोटीन क्या कार्य करती है, ऊर्जा का कार्य करती है। तो इन कोशिकांगों को मतलब कि ऊर्जा की आवश्यकता है, तो ये mRNA क्या करेगा, उनको उनके पास जाएगा और जिस कोशिकाओं को जितनी प्रोटीन की आवश्यकता है उसको दर्ज करके लेकर आएगा, नोटिस करके लेकर आएगा कि इस कोशिकाओं को इतनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो इसका कार्य क्या है कि संदेश लेकर आना, और संदेश लेकर आकर के किसको देगा, राइबोसोमल आरएनए को। राइबोसोमल आरएनए क्या होता है कि इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अब प्रोटीन की फैक्ट्री है तो इसमें प्रोटीन का निर्माण होता होगा, तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम करता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा था, संदेश लेकर आ रहा था, और संदेश लेकर आकर के किसको दे देता है, rRNA को दे देता है। तो किस रूप में लेकर आता है, आनुवांशिक कोड के रूप में लेकर आता है, आनुवांशिक कोड के रूप में लेकर आता है। ठीक है दोस्तों,
अब यहाँ पे ये RNA क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण कर देगा, क्योंकि जितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी उसका क्या कर देगा, निर्माण कर देगा। तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन का निर्माण RNA करता है। अब प्रोटीन का निर्माण हो गया, प्रोटीन निर्माण होने के बाद क्या होगा कि ये ट्रांसफर RNA क्या करेगा, इस प्रोटीन का क्या करेगा, कोशिका द्रव्य में जाकर के छोड़ देगा, इस प्रोटीन को कोशिका द्रव्य में जाकर के छोड़ देगा। मतलब स्थानांतरित करने का कार्य किसका है, ट्रांसफर RNA का है। तो मतलब जो भी प्रोटीन बन गई उस प्रोटीन को कोशिका द्रव्य में छोड़ देने का कार्य किसका है, ट्रांसफर RNA का है। ये हो गया हमारा RNA हो गया। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दिया करो, और यदि कुछ भी कोई क्वेश्चन पर आपको कुछ डाउट हो, हमारा यदि वीडियो में कुछ भी आप गलती हो, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।